ठीक है। तो देखिए आपको भी पता है कि आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा हेडिंग है और इसको हम लोग थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे तो काम होते जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका हेडिंग आपको लिख दे रहा हूँ। आपको जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम लोग देखते चलेंगे और सारे एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊं, सबसे पहले इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आपको ये क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मान के चलो मैं पहले एग्जांपल के बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, HF आपको पता है कि होता ही है। तो आपको पता है कि HF में अगर आप गौर करोगे तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा माइनस, और H के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा प्लस। बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लोरीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखते हैं। फ्लोरीन में क्या होता है, आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखते हैं। बोलो बहुत सही है। ठीक है, तो अगर इस फ्लोरीन के पास HF के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आपको एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। अच्छा, अगर मैं इस HF के पास दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ HF अगर मैं लाऊं तो अगेन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिखेगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस दिखेगा। और अगर ये दोनों स्पीसीज अगर एक दूसरे के आसपास आएंगे तो इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक आपको अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। शायद मैं डैश डैश लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि इसके बीच में अपोजिट और नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आप ये भी बोल सकते हो, हम लोग इसका नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको अगर इसको आप देखोगे तो एक चीज आपको क्या यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर हाइड्रोजन है जिसके ऊपर अगर डेल्टा प्लस चार्ज है, और इसके पास अगर कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आ जाए जिसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आपको एक अट्रैक्शन फोर्स दिखेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो अब देखो, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक दो बात आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो हाइड्रोजन, देखो अगर गौर करोगे ये दो बॉन्ड बना रहे हैं, एक तो ये बोल्ड लाइन वाला बॉन्ड बना रहा है, और ये एक डॉटेड लाइन वाला ये आपको बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन एटम जो है ये आपको दो तरह का बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा है। पहला ये कौन सा है, एक तो HF के साथ डायरेक्ट, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे, जो कि आपको ये HF के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा, एक H और F के बीच में ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता हुआ ये दिखेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा शक्ल है इसका दिखने का, और आपको HF के केस में हाइड्रोजन एटम कितने आपको बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जहां तक सही है। चलिए, इसका मतलब अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा अपने डिस्कशन को अगर आगे कंटिन्यू करूं, उसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरे पास HCl है तो अगेन यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा, H डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। अगर इसके पास कोई दूसरा HCl मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसके पास क्या चार्ज सेपरेशन दिखेगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। और ये अपोजिटली चार्ज अगर एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो आपको दिख गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कैसा है। तो आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला चीज कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ये कैसा होता है, आपको एक वीक बॉन्ड होता है। अब आपको कितना वीक होता है, कितना ज्यादा होता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। चलो बहुत सही है, ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको था। अब मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करना शुरू करता हूं।
तो इसका मतलब आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में जरूर आना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट है, और इसके साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको जरूर कनेक्टेड है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता होगा तो वो स्पीसीज आपको क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि आपके आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगे, तो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं क्या क्या कंडीशन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं। बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, और होपफुली आप अगर साथ साथ पढ़ते चलोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, टाइम की बचत होगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे प्राइम जो कंसर्न होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी connected with more electronegative atom like, और ये एटम भी कैसे होने चाहिए, जैसे क्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए, ईटीसी। ध्यान रखना कुछ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, चार तो मैं बता रहा हूँ और इसी चार को मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करते हुए नजर आएंगे, तो ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। तो आपको सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दूं कि आपका ये हाइड्रोजन एटम जरूर आपको प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी किसके साथ अटैच, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। बात नंबर एक, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होना चाहिए, दूसरा जो आपको कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, दैट इज size of the electronegative atom, size of the electronegative atom should be small, मतलब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका आपको साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आप समझ भी पाओगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर किसी एटम का अगर साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोनेगेटिव और साइज का रिलेशन आपको अच्छे से पता है। तो अगर आपको कभी भी ये दो कंडीशन फुलफिल होता हुआ दिखेगा तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो आपको वो पहचानने के लिए आना चाहिए। बोलो बात सही है। चलिए, अब अगर आपको पूछा जाए कि बताना है कि NH3 में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, जैसे ये H N N और ये आपको मान के चलो N, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। तो आप देखोगे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस। इस हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस। अगर मैं अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, तो अगर मैं अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया NH H और H, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एडजेसेंट में हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो मतलब आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और अगर आपको देखोगे तो अगर इस दोनों स्पीसीज के नेगेटिव और पॉजिटिव एटम के बीच में, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स ये बना, तो इसी बॉन्ड को हम लोग किसका नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं। बोलो सही है, कुछ बात तो पल्ले पड़ा ही होगा। तो आपसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं, क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा चीज जो आपको एक रेगुलरली पूछा जाता है, आपसे अगर पूछा जाए कि PH3, अगर आपसे पूछा जाए PH3, क्या PH3 में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि फास्फोरस एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको नहीं होता है, फास्फोरस आपको बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर आप इसको कंसीडर करना चाहोगे कि ऑल्दो अगर ये मान के चलो कि आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया भी, तो आपको नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ये PH3 बहुत ही लेस एक्सटेंट तक आपको क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता हुआ दिखेगा। क्या होगा, बहुत ही लेस एक्सटेंट तक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म करता हुआ दिखेगा। बोलो सही है, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है,
ऑल्दो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही कम चांस होगा, बहुत ही कम एक्सटेंट होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। बोलो बात सही है? ठीक है, चलिए अब अगर यहां तक हमने देख लिया तो अब हम लोग थोड़ा सा एक नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरा हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके कितने तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होते हैं, इसका आपको टाइप बताना है। ठीक है, चलिए तो देखो आपको बेसिकली दो टाइप के आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, मैं आपको मैं सबसे पहला जो आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसको लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला कौन सा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको फर्स्ट कैटेगरी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको डिस्कस करना शुरू करूं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो आपको क्या होता है बेसिकली, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इसको मैं डिफाइन करूं तो यहां पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, this type of hydrogen bonding is takes place between two molecules, डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा काम चाहिए, ये तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। याद है हम लोग स्कूल में करते इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब दो स्कूल के बीच में, ठीक है, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन मतलब दो स्टेट के बीच में। ठीक है, तो इंटर नाम आ जाए मतलब दो आपके अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। बोलो बात सही है? जैसे एक एग्जांपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे मान के चलो आपके पास वाटर है, क्या आप बोल सकते हो कि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा? बिल्कुल सही है। अगर मैं वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया तो HOH है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। बोलो सही है। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर नहीं, गलत लिख दिया, इसको हम लोग किसका नाम देंगे? अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसको हम लोग नाम देंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब समझ रहे हो ना कि आपको दो अलग एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स आपको सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिया आपके पास एक अल्कोहल है, आपको पता होगा अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप ROH होता है, 10th में आप लोग पढ़े हो, तो क्या बोल सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा? बिल्कुल सही है। क्या आपको यहाँ पे लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर होगा? बिल्कुल होगा। ऑब्वियसली दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं सिंपलिसिटी के लिए एक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक से ही काम है। अगर इसके कांटेक्ट में वाटर अगर आपको आया, इसके कांटेक्ट में क्या आया? वाटर आया, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगेन डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। क्या आप अल्कोहल वाले ऑक्सीजन और वाटर वाले हाइड्रोजन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। और यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझना है। देखो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो आप पॉज करके रिकैप करके फिर से सुन सकते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही बार बोलने का, अदरवाइज झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वहां पे आपके या तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ही रिपीट होंगे या फिर कोई नए मॉलिक्यूल जिसमें पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो अगर आजू बाजू में आए, उसके बीच में अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। बोलो सही है? ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में एक दो पॉइंट भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, और शायद आपको रिलेवेंट, धीरे धीरे आप रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको इसको मल्टीपल टाइम देख के समझ ही सकते हो।
मैं यहीं पे इसको कंक्लूड कर देता हूँ, 1-2 पॉइंट। क्या मुझे पॉइंट कंक्लूड करना है? तो देखो, सबसे पहले अगर आपको इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होता हुआ नजर आता है, तो इस केस में जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका मेल्टिंग और हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और बड़ा इजीली इसको समझा जा सकता है। जैसे मान के चलो, अगर ये वाटर और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बॉयल करने के लिए, इसको बॉयल करने में आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो इसका, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसको तोड़ने में आपको एनर्जी लगेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? आपको ज्यादा हो जाता है। सिंपल सा। अगर मान के चलो कि इस दोनों के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं रहता, तो आपको इसको बॉयल करना क्या था? बहुत बेहद ही आसान था। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता? कम होता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होने के कारण आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो एक और बात मैं बता रहा हूं। जैसे अल्कोहल के ही 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास आ गए, जैसे ROH है, ये हमारे पास, अब मैं थोड़ा जल्दी इसको पढ़ा रहा हूं, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। उसी तरह से अगर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आया, क्या आप सोच सकते हो कि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर अल्कोहल के हर मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो आप बोल सकते हो कि अल्कोहल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपको ज्यादा होता है, आप ये बोल सकते हो। यहां तक सही है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात और दूसरा चीज समझना, कोशिश करना समझने का, ये बेहद ही सिंपल है। अब तुम समझ रहे हो कि अगर मैं बोलूं कि ये इसके वाटर के इस दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्ग है, मैं एज्यूम करके बोल रहा हूं कि अगर बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड ए और बी के बीच में, अगर मैं इस पूरे स्पीसीज को अगर ए मान लिया, ठीक है, और इसको अगर मैं पूरे को बी मान लिया, अगर मैं आपको बोलूं ए और बी एलिमेंट, मतलब स्पीसीज जो कि आपके सेम कंपाउंड ही है, तो अगर इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। और अगर 2 स्पीसीज एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका विस्कोसिटी क्या हो जाता है? हाई होता है। विस्कोसिटी आप जानते हो? विस्कोसिटी आप अच्छे जानते हो। जैसे कप सिरप पीते हो, उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, ठीक है। मैं फिजिक्स से नहीं जा रहा हूँ, केमिस्ट्री पे टिका रहता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ा, तो आपके जो भी लिक्विड्स होंगे उसके विस्कोसिटी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर ज्यादा एक्सटेंट रहा, तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा, अगर कोई, जैसे वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, तो इसका मतलब उस केस में उस लिक्विड की विस्कोसिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा बहुत काम का चीज है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए परेशानी का सबब यही हेडिंग होता है, ठीक है, जो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस केस में। अब देखो क्या है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं इसको समझाना शुरू करूं, थोड़ा सा 1-2 मैं डायग्राम भी आपके एग्जांपल के लिए लाया हूं, तो मैं उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। देखो, इंट्रामोलिकुलर आपको क्या आता है कि इस केस में एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर में ही वो फॉर्म होता है। मतलब कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं, एक मॉलिक्यूल अपने अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। बोलोगे सर ऐसा मतलब आश्चर्य वाला स्ट्रक्चर कहां से होगा? तो बेहद ही सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, और सिंपल ऑब्जर्व करना। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़े हो, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है आपको। जैसे मैं मान के चलो OH ग्रुप लिखा, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने, अरे यार मैंने यहाँ पे मान के चलो फ्लोरीन लिख दिया। क्या आप यहाँ पे समझ रहे हो? तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो फ्लोरोफेनॉल। आपको नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है, नाम कुछ भी मैं लिखूं, ठीक है? तो एकदम मत सुनो क्योंकि आपको परेशान हो जाओगे उसके लिए, सिर्फ आप ऑब्जर्व करते चलो मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको तो इसमें तनिक भी परेशानी नहीं होगा कि इसके ऊपर कौन सा होगा, डेल्टा माइनस चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा होगा, डेल्टा प्लस चार्ज। बोलो बिल्कुल सही है। क्या आपको इस फ्लोरीन के बीच में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? आप बोलोगे बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक आपको अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा। और चूंकि ये एक स्ट्रक्चर के अंदर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको किसका नाम देते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो सही है। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिया, जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया और आपको लिया मैंने एग्जांपल OH C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है? देखते चलो अब सिर्फ क्या है, ठीक है? आपको सिर्फ पकड़ना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है? चलो काम करना शुरू करते हैं। क्या आप बोल सकते हो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा? बिल्कुल सही है। क्या आप बोल सकते हो कि यार सर ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो बिल्कुल सही है सर, होगा ही होगा। तो अगर ये ऐसा होगा तो इन दोनों के बीच में, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक आपको यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे। बोलो कि सही है सर, कुछ मतलब पल्ले तो पड़ रहा है ये चीज, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यही आपको छोटे छोटे चीज देखना है। मतलब क्या होगा ना इस केस में ना, कि आपको बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर में अंदर में ही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होता हुआ दिखेगा तो उस केस में क्या होता है कि आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बोलो सही है। अच्छा, इसका एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टीज ध्यान रखना कि अगर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ध्यान से सुनना, तो इस केस में उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे टर्म्स क्या होते जाएंगे, आपको डिक्रीज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? आपको डिक्रीज होते जाएंगे। बोलोगे सर ये तो कौन सा तांडव वाला बात आपने कह दिया यार, ठीक है? मतलब ये कौन सा मतलब है कि यार कुछ भी लिख दिए तो ये मैं समझ लूं? मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा चीज है और बहुत ही कोई इसमें परेशानी वाला बात हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है? क्या है अब आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैंने लिया, आपको अल्कोहल लिया, मैं बड़े बड़े अक्षरों में आपको बना रहा हूँ, ये आपको अल्कोहल है। ये तो एग्जांपल चूंकि हमने पढ़ लिया इसलिए मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। अल्कोहल है, क्या आप बोल सकते हो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? तो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, आप बोलोगे बिल्कुल, गले फाड़ फाड़ के चिल्लाओगे कि हाँ सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लोन पेयर और हाइड्रोजन के बॉन्ड में, हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बोलो सही है। अब ध्यान से सुनना कि अगर अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इस अल्कोहल मॉलिक्यूल को वाटर के साथ कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी खुशी से उसके साथ बॉन्ड बना के रहेगा। और अगर खुशी के साथ अल्कोहल अगर वाटर के साथ बॉन्ड बना के रहेगा तो आप बोल सकते हो कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या है, अल्कोहल हैज हायर सॉल्युबिलिटी, शायद आप मतलब समझ पा रहे हो क्या है कि जो स्पीसीज वाटर के साथ जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो वाटर में उतना अच्छे से रहेगा, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी अच्छी हो जाएगी। बोलो सही है सर, कुछ तो पल्ले पड़ा। अब मैं वही आपको ऊपर वाला एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ना दिखे। जैसे मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने आपको अभी बनाया था, ये आपको बनाया था, थोड़ा सा मैं बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आप परेशान मत हो। फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन ले लो। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस है और यहाँ पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। बोलो बिल्कुल से बनता हुआ दिखेगा। अब तुम सोचो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा
तो क्या अगर इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं से भी आया, क्या इसके बीच में कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि ये अपने से खुश है, किसी ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहेगा। और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, इसका मतलब वो वाटर के अंदर नहीं रहना चाहेगा, और अगर वाटर के अंदर नहीं रहना चाहेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, या फिर सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। आप लोग नोट कर लेना जरूर, बड़ा सिंपल सिंपल सा चीज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये काम देगा आगे चल के। बोलो सही है सर, ये भी कुछ पल्ले पड़ा। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई कंपाउंड ज्यादा फॉर्म करेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा फॉर्म करता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट सारे वैल्यू क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। बोलो सही है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, अब आपको बोलोगे सर सॉल्युबिलिटी तो समझेगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताओगे? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि अगर ये एक स्पीसीज है, अगर यही अपने दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अगर अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, तो मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे, और अटैच रहेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके और इसके बीच में फॉर्म होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने से बना के खुश है भाई। और अगर इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो मतलब ये दोनों स्पीसीज इजिली सेपरेट आउट हो सकते हैं, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? वेरी वेरी लो होता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे एक दो बात आपने सीख लिया कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर एक्सटेंट कम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो मतलब सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? आपको घटता हुआ नजर आएगा। तो ये आप कंक्लूड यहाँ पे करके देख सकते हो। चलिए यहां तक सही है। चलिए अब थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर करवा रहा हूँ, और मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको दो एग्जाम्पल दिया जाए, एक तो आपके पास ये एग्जाम्पल दिया जाए, ये आपके बेंजीन है, आप स्ट्रक्चर ध्यान देना, नाम पे ध्यान मत देना, आप सिंपल एग्जाम्पल देखते चलना। ये OH है और ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH है, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपको OH है और दूसरा आपको दिया है C डबल बॉन्ड O और ये आपको H दिया है। बोलो बात सही है। तो आपसे अगर पूछा जाए ये स्ट्रक्चर A है, ये स्ट्रक्चर B है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन? आप रिपीट करके सुन भी सकते हो क्वेश्चन कि मतलब इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो अब देखो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और लगाओ, क्या आप समझ रहे हो कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस। बोलो सही है। अच्छा ये अगर ऑक्सीजन है, इसके पास यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये कैसा हाइड्रोजन बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, मतलब अपने में ही बना लेंगे। तो अपने में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, क्या अपने ही दूसरे स्पीसीज से ये हाइड्रोजन बॉन्ड कभी बना पाएंगे? तो नहीं बनाएंगे। तो नहीं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। अब दूसरा केस देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो चूंकि इसके बीच में अब आपको गैप ज्यादा दिख गया ना, तो इसके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। याद रखना कि अगर चूंकि इसके बीच में गैप आपको यहाँ पे लार्ज गैप है दोनों के बीच में, लार्ज गैप है दोनों के बीच में, तो इस केस में ये आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता हुआ नहीं मिलेगा। बोलो सर ये भी सही है, अच्छी बात है, नहीं मिला। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये मॉलिक्यूल अपने किसी और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ दिख सकता है। क्या कर सकता है? ये किसी और अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ दिख सकता है। कैसे दिखेगा? मैं एक आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे था, ये आपको ये O, ये H और ये आपको C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, बिल्कुल है। अब आपको बना रहा हूं एक मैं इसका स्ट्रक्चर, ये कैसे स्ट्रक्चर बना दूं यार, इसका कैसे स्ट्रक्चर बना दूं? जैसे मान के चलो मैं इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया आपको, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना। ये आपके OH है और यहाँ पे कौन से? ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन से H है।
तो क्या यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आजू बाजू में आएगा तो क्या इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा। और इस केस में ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपको ज्यादा होगा। और ये से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इसका ज्यादा ही होगा। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह का प्ले रोल करता है। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको बनता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछा जाए कि आपको NH3 और PH3 में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? फॉर एग्जांपल किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ये ले लूं NH H ये ले लिया, यहां पे ले लूं मैं उसी तरह से यहां पे ले लूं NH NH3 के स्ट्रक्चर है, तो क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा? बोलो सही है। यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। बोलो ये तो सर पहले भी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं आप बता रहे हैं। अब मैं PH3 आपको बता रहा हूँ। PH3 में क्या होगा? इसी तरह P ये H ये H ये H, उसी तरह से यहाँ पे P ये H और ये H, P के ऊपर डेल्टा माइनस, H के ऊपर डेल्टा प्लस। तो आपको इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। बोलोगे सर ठीक है सर, दोनों फॉर्म हो गया तो इससे क्या हो गया? लेकिन अब आपको एक डिफरेंस दिखेगा। बोलो क्या डिफरेंस दिखेगा? तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो आप बोलोगे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो होगा ना वो NH3 के केस में ज्यादा होगा। क्या होगा? चार्ज सेपरेशन NH3 के केस में ज्यादा होगा। और PH3 के केस में ये जो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है ना, ये चार्ज सेपरेशन क्या होगा? बहुत ही कम। और अगर यहाँ पे NH3 में ये चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो ये अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा रहा होगा? आपको बहुत ही ज्यादा रहा होगा। और अगर यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कम है PH3 में तो यहाँ पे आपको ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहा होगा? वीक रहा होगा। अब तुम ही सोचो यार, अगर ऊपर वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये NH3 के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा अटैच रहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहीं पे होता है कि NH3 का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी आपके क्या होता है? PH3 से ज्यादा होता है। और इसको आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो सही है सर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल आप बकना चाह रहे हो तो बकी लो, ठीक है। तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कि दूसरा क्वेश्चन मैं इसके अलावा कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि H2O आपको जनरली लिक्विड स्टेट में दिखता है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जबकि आपके H2S जो होते हैं वो आपके गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके पीछे का रीजन बताओ तो कि इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको सिंपल सा रूल है क्या भाई, कि वाटर में अगर आप देखोगे, आप इतना एक्सपर्टीज हो गए हो अभी तक आधा लेक्चर देख के, कि आप बोल सकते हो कि वाटर में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इसका मतलब इसके वाटर के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में नजर आते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो इसके लिक्विड फॉर्म में होने का मेन रीजन क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बात सही है। अगर H2S देखें तो देखो आप शायद समझ पा रहे हो, अगर मैं H2S को ऐसे डायग्राम बना दूं, H2S को, सॉरी ये आपका H2S को अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ही कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करना चाहेंगे क्योंकि चार्ज सेपरेशन हाइड्रोजन और सल्फर में बहुत ही कम होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। यानी ये दो नो मॉलिक्यूल्स आपको कभी भी एक दूसरे से अटैच्ड नहीं रहेंगे, और अटैच नहीं रहेंगे तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? गैसेस फॉर्म में। तो H2S गैस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट बहुत ही कम है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं होना चाहता है। यहां तक सही है। तो ये आपको एक क्वेश्चन है।
अब आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, अब मैं कुछ आपको अच्छे कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंसली सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आप देखते चलना, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को खुद ही कवर कर लूं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन बिल्कुल देख के ही करवा रहा हूं आपको। पूछा जाता है कि वाई, ये आपको 12th तक तो काम देने वाला है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल is steam volatile, is steam volatile, but steam volatile and less soluble in, and less soluble in water than paranitrophenol, paranitrophenol, ठीक है। अच्छा, यहां तक सही है, ठीक है, यहां तक सही। तो अब देखो इसके पीछे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो आपसे ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल वाटर में लेस सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू इसका पारानाइट्रोफेनॉल। तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होता है, बोलो क्या एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखना शुरू करूं, अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखना शुरू करूं, तो एक चीज मैं इसको आपके पहले बता दे रहा हूं इस केस में, कि अगर मैं नाइट्रोफेनॉल की इस केस में बात करूं, तो सबसे पहले तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। तो देखो, फेनॉल आपको कैसे बनता है, आपको यही नहीं पता हो सकता है। फेनॉल क्या है, बेंजीन पे अगर OH ग्रुप कनेक्ट कर दो तो ये फेनॉल हो गया। ऑर्थो आपको पता है कि मतलब ये पोजीशन, नाइट्रो मींस यहाँ पे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, NO2, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का नाम देंगे। बोलो सही है सर, कुछ तो अब दिमाग में घुस रहा है, क्या बोल रहे हो आप। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या होता है बेसिकली, अगर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, अब मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ और कुछ चीज आपको स्किप करके भी बता रहा हूँ। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। बोलो सही है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा, बोलो सही है। क्या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप अगर सोचोगे साफ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ इन दोनों के बीच में दिखेगा, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। क्या आप बोल सकते हो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है या इंट्रामोलिकुलर है, तो ये आपको है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसा है आपको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो एग्री कर रहे हो, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तो अगर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या ये कहीं बाहर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगा। और अगर बाहर में कहीं वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, तो ये वाटर में कैसा होता है आपको, लेस सॉल्युबल होता है। और आपको ये अगर लेस सॉल्युबल है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल भी होगा। क्या आप समझ रहे हो, ये कैसा होगा आपको नेचर में, स्टीम वोलेटाइल भी आपको ये नेचर में होगा। जहां तक सही है, ठीक है। अब पारा के केस में क्या है, बोलोगे सर पारा के केस में क्यों, मतलब ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो आप शायद आप समझ पा रहे होगे कि क्यों होगा। देखो मैं अब जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर, ये आपको OH, ये आपको OH डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो पारा अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O। क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ गया है, यहाँ पे क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर आपको, मैं कलर चेंज करके आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको सीरियसली देखते चलना, नोट बनाते चलना। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के पास कभी भी सराउंड हुआ, वाटर मॉलिक्यूल अगर इसके पास आए, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएगा। मतलब क्या है कि पारा नाइट्रोफेनॉल, ये कौन सा आपको, ये आपको पारा नाइट्रोफेनॉल आपको वाटर के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और आपको अभी बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मतलब वो वाटर में रहना चाहेगा, यानी वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
जहां तक सही, ये बहुत सही क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, ये 12th में आपको पूछूंगा, उसमें आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये आपसे पूछा गया है। बोलो सही है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। देखना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूं? मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसिटिक एसिड। अरे यार क्या लिख रहा हूं, एसिटिक एसिड। क्या आपको पता है एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का अगर आप लोग नाम पढ़े होगे तो हो सकता है एसिटिक एसिड आप लिखे होगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे एसिटिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर मास क्या होता हुआ नजर आएगा? तो देखो, कार्बन आपके 2 हैं, तो कार्बन का अगर आप देखोगे तो एटॉमिक मास 12, तो 24 तो कार्बन के हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब आपके 16 ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, और बचे कितने? 4 हाइड्रोजन, मतलब इसके कितने हो गए? 4। तो 16 4 20, 20 प्लस 24 आपके इसके कितने हो गए? 44। आपके कितने हो गए इसके? 44। होपफुली मैं शायद सही बता रहा हूँ। आपको देखो, कार्बन के कितने होते हैं? 12 एटॉमिक मास, तो 12 दूना 24, तो ये 24 तो कार्बन के हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन का देखूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप अगर 1 मानोगे तो आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होंगे? 4। और आप अगर ऑक्सीजन का देखोगे तो 16 आपको होता है ऑक्सीजन का एक का मास, तो 2 का कितने हो जाएंगे? 32। 2 के कितने हो जाएंगे? 32। तो मैं एक गलत लिख दिया था। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? देखो, इसका 24 प्लस 36, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो 60। इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, यहां तक सही है? ठीक है, अब देखो इसका एसिटिक एसिड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है? तो आपको क्या ये देखने को आता है ना कि अगर आपने एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, बेंजीन में क्या होता है अगर आपने डिप किया? बेंजीन क्या होता है? आपको एक सॉल्वेंट होता है। बड़ा ध्यान से सोचते जाना, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है, मतलब इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट को क्या करते हो? डिप करते हो। तो देखो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं एसिटिक एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो देखो यहाँ पे क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H। और उसी तरह से अगर मैं पलट के इधर से लिख दिया, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। बोलो यहाँ पे सही है? तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है? बोलो सही है। क्या आपको यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? क्या बिल्कुल दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड देखने को आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो सही है। क्या आपको वही कहानी आपको यहाँ पे देखने को आ सकता है? क्या बिल्कुल देखने में आ सकता है। और इसका मतलब यहाँ पे भी आपको किस तरह का बॉन्ड देखने को आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को देखने को आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है ना कि चूंकि आप अगर देखोगे एसिटिक एसिड को, वो अपने 2 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो ये अपने आप को क्या करता है? डाइमेराइज करता है। ये क्या करता है? अपने आप को डाइमेराइज करता हुआ नजर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एसिटिक एसिड बेंजीन में क्यों डाइमेराइज होता है? व्हाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको क्या करता है? डाइमेराइज होता हुआ दिखता है। बोलो बात सही है? ठीक है, चलिए अगर ये बात सही है तो मैं आपको एक दो चीज बड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको एक आध छोटे से पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता हूं। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास तो यार पॉज करने का ऑप्शन है, तो आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हो, समझ सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहा हूं। जैसे मान के चलो आपसे बोला जाए कि देखना है कि आपको किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं HF
एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं H2O, और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं NH3। इस केस में किस केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपको याद रखना कि उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जिस केस में आपको इलेक्ट्रॉन में चार्ज सेपरेशन क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस केस में उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें चार्ज सेपरेशन भी ज्यादा होगा, और इस केस में अगर दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आया तो ये फ्लोरीन उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा। तो HF, H2O और NH3 में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? HF आपको सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा, और आपको H2O उससे कम और NH3 सबसे कम। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन polarity of HA बॉन्ड। मतलब HA बोलने का मतलब है कि HF में A का वैल्यू F है, HA बोलने का मतलब वाटर में HO है, HA बोलने का मतलब अमोनिया में NH। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा। जिस केस में पोलरिटी जितना ज्यादा, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड वो उतना ही ज्यादा फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। बोलो सही है? ठीक है, चलो जल्दी से दूसरा एग्जांपल, और इनफैक्ट लास्ट एग्जांपल मैं करवा रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि H2O में और H2O2 में किस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो ये ध्यान से सुनना, और बड़ा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिए। तो देखो, अगर मैं H2O का बनाया तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? इस तरह से, और यहाँ पे 2 डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस। आपको अब लग रहा होगा कि सर ये अचानक 2 डेल्टा की आपको याद कहां से आ गई? तो अब मुझे 2 डेल्टा को अलग से दिखाने की जरूरत है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। अच्छा, H2O अगर मैं बनाऊंगा H2O तो अगर मैं यानी अगर मैं इसको यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट करूं तो यहाँ पे क्या जाएगा? H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, उसके बाद ये O, ये H, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में इसके ऊपर कौन सा चार्ज सेपरेशन है? डेल्टा प्लस। और यहाँ पे कौन सा सेपरेशन था? 2 डेल्टा माइनस। अगर H2O2 अगर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है? HOOH। बोलो सही बात। उसके बाद इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा? देखो OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? मान के चलो यहाँ पे H बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्या है? डेल्टा माइनस। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्या है? डेल्टा प्लस। याद रखना, H2O2 इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर क्या होता है? डेल्टा प्लस। ये आप पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, शायद आपने पढ़ा भी होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, तो उसी हिसाब से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक डेल्टा प्लस एक डेल्टा माइनस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि वाटर में एक 2 डेल्टा माइनस और एक डेल्टा प्लस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दिख रहा है आपको कि वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज आपको ज्यादा है। जबकि H2O2 में चार्ज क्या है? कम है दोनों के ऊपर, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम होगा। तो इस दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो H2O आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू H2O2। बोलो बात सही है? अच्छा, कुछ टीचर्स आपको मतलब इनफैक्ट अभी एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, वाटर का आपका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि वाटर सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में कैसा होता है, और गैस फॉर्म में कैसा होता है। तो कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, इसको हम लोग जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे वाटर हम लोग को बड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग आइस में पढ़ेंगे कि आइस का स्ट्रक्चर सॉलिड होने के बावजूद, क्योंकि इसके आइस के स्ट्रक्चर के बीच में बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है? आपके वैकेंट जगह होते हैं। तो आपको ऑल्दो आइस एक सॉलिड होता है, तो फिर भी ये वाटर पे फ्लोट करता है। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसको हम लोग एक जगह डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट। जब हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, तो इस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड को बड़ी डिटेल में हम लोग पढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड का ये एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आप लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़िए, मॉड्यूल से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए।
बस इतना सा आप कीजिए, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड आपके लिए काफी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अभी तक हम लोग यही रखेंगे। ओके, थैंक यू।